दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए, चुनावी बिसात जो है वो बिछा दी गई है 2024 लोकसभा चुनाव के लिए। और इस बिसात में जितने भी पार्टियां हैं, जितने भी दल हैं, अपने अपने जो लोग हैं उनकी मजबूती में लगे हुए हैं। दरअसल कौन व्यक्ति कहां से तैयार होगा, कौन व्यक्ति कहां से लड़ाई करेगा और किसे कैसे सपोर्ट करना है। दरअसल इस पूरे चुनाव की प्रक्रिया को अगर देखें तो कई समीकरण जो हैं इस चुनावी प्रक्रिया में काम आते हैं। जब उस वक्त जब चुनाव होता है तो आखिर में वो समीकरण काम आ जाता है, लेकिन उन समीकरणों की फहरिस्त में जो सबसे महत्वपूर्ण समीकरण है वो है जातीय समीकरण। जातीय समीकरण की अगर बात करें तो कई ऐसे संसदीय क्षेत्र हैं जहां पर उसके कई इतिहास रहे हैं कि जातीय समीकरण ने आखिरी चरण में सफल रिजल्ट दिया है, पॉजिटिव रिजल्ट दिया है। जी हाँ, इन्हीं क्षेत्रों में एक क्षेत्र है जहानाबाद, जहां की हम आज बात करेंगे। और इसी क्षेत्र पर बात करने के लिए हमारे साथ लोजपा रामविलास के उपाध्यक्ष पूर्व सांसद अरुण कुमार जी हमारे साथ हैं। डॉक्टर अरुण कुमार हमारे साथ हैं। इन्हीं से हम बात करते हैं। सर, जहानाबाद लोकसभा चुनाव से क्षेत्र से आपका पहले से ही सरोकार रहा है। आप वहाँ के जनप्रतिनिधि भी रहे हैं, संसद में उनका प्रतिनिधित्व भी किया है आपने, बहुत अच्छे से जानते हैं आप जहानाबाद को। इस बार चूँकि आप चिराग पासवान जी की पार्टी में हैं और चिराग पासवान जी ने अभी तक अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है। दावेदारी हर दल से होने वाली है। हो सकता है क्योंकि जदयू के अभी वहाँ पर सांसद हैं, उधर अगर देखें आरजेडी के कद्दावर नेता हैं सुरेंद्र यादव जी, वो भी कई बार जहानाबाद से चुनाव लड़ने का प्रयास भी किया है। कई बार आप दोनों में सीधी टक्कर हुई है। अब क्या लगता है सर, चिराग पासवान जो हैं वो अपना स्टैंड कैसे करेंगे क्लियर? क्या चिराग जो है वो लालटेन में अपनी रोशनी बलवती करेंगे, यानी उस मजबूती लाएंगे, या फिर चिराग के रोशनी से कमल बहुत ज़्यादा खिलेगा जहानाबाद से? देखिए, चिराग पासवान ने स्टैंड क्लियर किया है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया है। जब कभी भी एनडीए को ज़रूरत हुई है, भारतीय जनता पार्टी को ज़रूरत हुई है जी, तो हम लोगों ने मदद की है। बाई इलेक्शन में भी हम कुछ लिए भी ना दिए ही हैं। कोढ़नी में दिए हैं, गोपालगंज में दिए हैं। ठीक है, बहुत फ़र्क नहीं पड़ा, चूँकि व्यक्तिगत प्रभाव अनंत सिंह का था तो इसलिए मोकामा में, लेकिन फिर भी हमने वहाँ भी ऐड किया। तो जब कभी भी भारतीय जनता पार्टी को ज़रूरत होती है हम सहयोग करते हैं। और जहाँ तक सवाल है स्टैंड नहीं क्लियर करने का, तो वो तो स्टैंड कई लोगों ने क्लियर नहीं किया है। हमारा सम्मानजनक समझौता होगा। वहाँ एक जो सबसे बड़ा नॉट है जी, वो है कि जो पार्टी के तोड़ने वाले लोग भी थे वहीं उपस्थित हैं, सरकार में हैं। तो हमारी कुछ शर्तें हैं जिस शर्त पर अभी क्लियर नहीं हुआ है, इसके चलते स्टैंड क्लियर नहीं है। लेकिन हमारा झुकाव उस दिशा में है। हमारे पार्टी के लोग, जमात चाहती है कि नीतीश कुमार ने जो बिहार को गुर्बत में पहुंचाने का काम किया है और हमारी पार्टी को भी तोड़ने का काम किया है, जिधर वो हैं उधर हम ना। मतलब महागठबंधन की तरफ आप रुख नहीं करेंगे? और कैसे करेंगे? हम तो नीतीश कुमार से हेड ऑन किए हैं ना जी। चिराग पासवान नीतीश कुमार से हेड ऑन किए हैं और उसके कारण हैं, कोई व्यक्तिगत तो लड़ाई है नहीं। बिहार इनके नेतृत्व में फिसड्डी राज्य हो गया। जी जी। बिहार इनके राज्य में फिसड्डी इनके नेतृत्व में हुआ है। शिक्षा खत्म, स्वास्थ्य खत्म, कानून व्यवस्था खत्म। जो व्यक्ति जंगल राज से लड़ रहा था, जंगल में प्रवेश करके मोर नचा रहा हो, आनंद ले रहा हो, यहाँ रोज़ हत्याएं हो रही हैं,
बैंक डकैती क्या नहीं हो रहा है, घृणित अपराध हो रहे हैं, इनके नेतृत्व में भी हुआ। भागलपुर नहीं, ये पूर्णिया में जो घटना हुई थी विधायक जी के साथ, तो वो घटना को दबाया गया। वो घटना सियर मर्डर नहीं है। और उसके बाद देखिए कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हो गया। यतीम परिवार की बच्चियां जहां कस्टोडियन है सरकार, जी वहां रखी गई और सरकार के लोग उसका शोषण करने लगे। तो पराकाष्ठा हर क्षेत्र में इनके गिरावट की पराकाष्ठा रही है। कोर्ट ने इनके बारे में मैंडेट दिया जी कि वाइट कलर्ड पीपल आर बीइंग सर्व्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अब ये वाइट कलर्ड पीपल जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो पॉलिटिशियन हैं, जो इन कुकर्मों में साथ हैं, क्यों नहीं सरकार उसको पकड़ती है, क्यों नहीं अपना दामन साफ करती है? तो हम खासकर तो ऐसे लोग हैं जो नीतीश कुमार को सत्ता में बैठाने के लिए अपनी पूरी जवानी दे दी, 14 साल, जी और इसी जंगल राज में मंगल बना रहे हैं। ये हम कई बार कह चुके हैं कि लालू यादव की सरकार बेहतर थी। हमने पाप किया कि नीतीश कुमार को सत्ता में लाया, अच्छा पाप किया। और चारा घोटाला 800 करोड़ का, इनका सृजन घोटाला 8000 करोड़ का। महंगाई इतनी थोड़े बढ़ी है कि घोटाला 10 गुना बड़ा ही करेंगे। तो कहने का मतलब कि हर फ्रंट पर ये फेल्यूर हैं और ये महागठबंधन में हैं। इनके साथ जाने का कहाँ कोई स्कोप है? इन्हीं से तो मूल है बिहार को मुक्त कराने का। जी जी इन्हीं से आप देखें कि कोरोना पूरे विश्व को प्रभावित किया, त्राहिमाम था पैंडेमिक से। जी बिहार के लोग कितने त्रस्त थे इनके कुशासन से कि जब अन्य राज्य के लोग, कोरोना ग्रसित लोग या जो नहीं भी हुए हैं, बिहार के हैं, बाहर के हैं, तो उनको वहाँ से डिस्टर्ब करने लगे लोग, स्थानीय लोग। महाराष्ट्र से पटना, मुंबई से पटना, पुणे से पटना, दिल्ली से पटना, ये केजरीवाल जी हड़कंप मचवा दिए वहाँ। तो लोग पैदल चल दिए। चेन्नई से पटना, बेंगलुरु से पटना, सबसे त्रासदीग्रस्त राज्य नीतीश कुमार के नेतृत्व में। और इनका बयान आया कि इन लोगों को सीमा पर ही रोक देंगे, नहीं अंदर आने देंगे। जैसे सब क्वारंटाइन की व्यवस्था तो बाद में उन्होंने सोचा, आने नहीं देंगे। जो आदमी अंतिम 1400 किलोमीटर 1200 किलोमीटर से पैदल आ रहा है, इसका मतलब कि जैसे बाढ़ उड़ के दिन में सांप और आदमी एक ही डाल पर बैठा रहता है, दोनों एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करता है, वैसी त्रासदी थी कि मरना है तो घर में चल करके मरे, बाहर में अपमानित होकर के क्यों मरे। और ऐसी परिस्थिति में राज्य के साथ इतनी बड़ी गद्दारी की, राज्य के नागरिकों के साथ जो उनको हीरो बनाया। तो ऐसे लोगों के साथ गठजोड़ करने वाले लोगों के साथ ये पार्टी कैसे खड़ी होगी? उन्हीं सवालों को तो खड़ा कर। आज जिस तरीके से कोरोना में लोग ज़मीन बेच करके 25-25 लाख रुपया दिए। हमने कई बार मीडिया के माध्यम से नीतीश कुमार जी को कहा कि 10 दिन में डेड बॉडी लेकर के लोग निकला है, ये 10 दिन में 25 लाख कैसे खर्च हुआ? जरा एक कॉरपोरेट हॉस्पिटल का हिसाब तो लीजिए। लेकिन हिस्सेदार थे, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। हिस्सेदारी थी उसमें। अरे हिस्सेदारी नहीं रहेगी तो ये क्या विष पी रहे हैं कि इनको कुकर्म करने दें? ये संकर थोड़े हो रहे हैं, हिस्सेदारी तो होगी ना। सर अब सीधा हम बात करते हैं जहानाबाद लोकसभा सीट को लेकर, टिकटों को लेकर, क्योंकि टिकट जो है अब तो सबको मिलने वाला है। सर आपकी दावेदारी अगर जहानाबाद से होती है तो पहले भी जिस तरह का माहौल बना था, आप भी अपने स्तर से हमेशा जहानाबाद में शिरकत करते ही रहते हैं, आप जन सरोकार रखते हैं। सुरेंद्र यादव जी भी लगातार जो है वो लगे हुए हैं वहाँ से। अब जदयू के भी जो एक अभी वर्तमान हैं चंद्रवंशी जी, वो भी अपने स्तर से जनसंपर्क साध रहे हैं। क्या लग रहा है सर, आपका स्टैंड जो है वो कैसे जहानाबाद को इस बार देखेगा? किस तरह से आप अपने नजरिए? देखिए, मैं सांसद रहूं ना रहूं, मेरा गृह जिला है,
इसलिए मैं अपना काम करता रहता हूँ। और ख़ासकर एक्रॉस द कास्ट रिलीजन मैं लोगों के इलाज में, जब मैं छात्र था, फर्स्ट ईयर में पढ़ता था, तब से दिल्ली रोगी को ले जा कर के किसी सांसद के घर पर दरी पर सोते थे, उसका इलाज कराते थे। आज तो भाड़ा भी बढ़ गया, महंगा इलाज भी हो गया, फिर भी मेरा मुख्य पैशन यही है, गरीबों को मदद करना जी। और वो मैं करता हूँ। बिहार के पूरे सभी ज़िलों में से करता हूँ, पूरे बिहार के लोग हमारे पास आते हैं। ये ठीक है कि राजनीतिक जीवन होने से उसका क्षेत्र विस्तार हुआ है। जहानाबाद उसमें चाहे गया हो, औरंगाबाद हो, नवादा हो, कहीं के लोग आते हैं तो मैं करता हूँ। और चुनाव तो एक बार 5 साल में आता है, वो एक प्रक्रिया है। अब ये नहीं है मेरे मन में कि एमपी हैं कि नहीं हैं, और एमपी होना चाहिए और नहीं होना चाहिए, ये विषय अब मेरे सामने नहीं है। राजनीति में पहचान है और लोग उस तरीके से सम्मान भी करते हैं, और हम अपना काम करते रहते हैं। इन चीज़ों में ध्यान नहीं देते कि कौन आया, कौन गया, कौन लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा। पार्टी यदि ये समझेगी कि वहाँ से हमें लड़ना चाहिए तो लड़ेंगे। जातिगत समीकरण की बात होती है। जहानाबाद में अगर देखा जाए तो अमूमन 2 ही कास्ट जो हैं वो हमेशा हावी रहे हैं, और इन्हीं दोनों कास्ट के बदौलत या तो कोई एमएलए बनता है या एमपी बनता है। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो ऐसे अनुसूचित जाति वगैरह भी तो हैं ही, उनका भी अपना वर्चस्व है उस क्षेत्र में, अलग वो मुद्दा है। लेकिन यादव और भूमिहार समाज के जो लोग हैं वो इस बार किस मुद्दे को लेकर, चूँकि आप हमेशा संपर्क में हैं, किस मुद्दे को लेकर वो अपना प्रतिनिधि चुनने का प्रयास कर रहे हैं? देखिए, वो जो आपने कहा कि मुद्दा जन सरकार का, तो जन सरकार का कोई मुद्दा नहीं होता। हमने जितना काम किया और जो हश्र हुआ, हम ठीक है किसी पार्टी, बड़ी पार्टी से नहीं लड़ रहे थे, तो 36-37 हज़ार लोगों ने वोट दिया। ये ठीक है कि दूसरा कोई लड़ता तो 6,000 नहीं आता। हमारे पक्ष में जितने रहते हैं उतने धन पशु लोग उतर जाते हैं, वहाँ एक से एक धन पशु उतरते हैं। हमारे पास साधन का अभाव है। मैंने कभी रिश्वत को अपना आधार नहीं बनाया। मैं बहुत लोगों को मदद किया है, और चुनाव के पहले मैं किसी से मांगता भी नहीं हूँ। कुछ लोग चुनाव में, जो लोग अपने काम के समय में 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख देना चाहते हैं, चुनाव के समय में 10,000 भेज के संतुष्ट हो जाते हैं। तो ये मनुष्य की प्रवृत्ति है। लेकिन मैं पहले किसी से किसी काम के बदले कोई धन नहीं लेता हूँ। पिछले बार मीडिया के लोग हमको अचानक सेट करते ना हैं अपना अति के लिए, तो दिल्ली में सेट किया था। कई एमपी उसमें आए, मांग रहे थे इधर से उधर से। मैं मांगता ही नहीं, इसलिए हमारे ऊपर नीतीश कुमार ने बहुत केस करवाया, कहीं कुछ मिलता ही नहीं है। किडनैपिंग का भी केस करवाया। तो सवाल ये है कि मैं जन सरकार का आदमी हूँ, लड़ता रहता हूँ। और जात का जहाँ तक सवाल है, तो आप देखिए कि लालू यादव अपने ज़माने में रणवीर सेना के संस्थापक कहते रहते थे। आज तब भी सभी दलित और अति पिछड़ा वोट हमें मिला, और हम चुनाव जीते हैं। हम निर्दलीय चुनाव जीते गया स्नातक क्षेत्र से, अक्रॉस द कास्ट, अक्रॉस द रिलीजन हमको लोगों ने वोट दिया। तो जो विरोधी हैं सब तरह के, अभी पीछे बार लालू यादव रणवीर सेना कहते थे, और ये इनके प्रवक्ता हैं नीतीश कुमार के, वो कहते थे कि एडमिशन करा दिया सेनारी कांड के एक अभियुक्त रमेश यादव के बेटा को। हमने कहा कराया है। अब मान लिया कि वो अभियुक्त हो गया, तो उसका बेटा भी ना पढ़े, वो भी अपराधी बने। तो इन चीज़ों को मैं करते रहता हूँ। लेकिन भोपू हैं बहुत लोग, वो बोलते रहते हैं, और मैं स्वीकार करता हूँ जो करता हूँ। किसी ने ला करके बताया कि ये लड़का एडमिशन के लिए, तो मैंने लिख दिया। हमको पैसा तो लेना नहीं था,
अब किसको लिख दिया, बाद में पता चला कि वो एक अभियुक्त रहे, तो बहुत लोग सेनारी कांड में भी अभियुक्त थे और बहुत लोग मियाँपुर कांड में भी अभियुक्त थे, आज सब बरी हो गए। तो किसको किस प्रक्रिया में किस मानक से चुना जाए, हम क्या करते हैं ये नीतीश कुमार को पता है। फिर भी किडनैपिंग का केस इनके सलाहकार लोग जो हैं वो कराए, न्यायपालिका ने हमको ताकत दी। तो एक प्रक्रिया है जो सारे गलत चीज़ों के बावजूद भी मेरी आदत है, मैं लड़ता रहता हूँ। अब सिंचाई में एक से एक लुटेरा एक्सपर्ट ये लोग चुन चुन के भेजते हैं और सिंचाई जो मुख्य आधार है किसान का, उसका सारा पैसा साइफन कर जाते हैं। बाढ़ आता है, चूहा कुतर देता है, कभी कुछ कर देता है, और बाढ़ आता है जाता है और उससे फिर रिहैबिलिटेशन होता है, मोटी रकम कागज़ पर निकाला जाता है। मेरी आदत है, मैं जिसको गलत मानता हूँ बोलता हूँ, और जहानाबाद मेरे लिए कोई नया जगह नहीं है, लेकिन कहीं से भी पार्टी मुझे कैंडिडेट बनाएगी तो लड़ूंगा। बिहार में लोग जानते हैं, जी जी बिहार बिल्कुल, में बिहार क्या पूरा देश जानता है आपको, लेकिन स्थिति वही होती है जो आखिरी समीकरण है, जातिगत समीकरण, किसी पार्टी से लड़ने पर पार्टी यदि धोखा नहीं दे तो मैं चुनाव हारने वाला नहीं हूँ, क्योंकि सभी जाति के लोग हमको वोट करते हैं, सभी जाति के लोग वोट करते हैं, 5% ज़्यादा भी करते हैं। जातीय समीकरण गोलबंदी होती है, कोई ऐसा लीडर नहीं है कि रात में किसी के गांव में जातीय प्रतिद्वंद्विता के बावजूद भी चला जाए, हमको तो घसीट के ले जाता है। जी चलिए, हमारे वोट नहीं मिलेगा लेकिन नाश्ता कर लीजिए। तो ये मैंने ये किया है कि हम किसी को हार्म नहीं करते हैं। और आज सब जो जनप्रतिनिधि होते हैं अपना अपना कोठरी बनाए हुए हैं, मेरा नहीं है। मेरे यहाँ कोई आता है, मैं काम करता हूँ। और अब तो मेरा 40 साल संसदीय जीवन हुआ, बहुत उसमें बेचैनी नहीं है कि मैं सांसद बनूं। मुख्यमंत्री बनना नहीं है, ये बेचैनी नीतीश कुमार को है, प्रधानमंत्री बनना है। आज इसको मुख्यमंत्री बनना है, उसको बेचैनी है। सांसद बनने का नहीं बनने का ये ठीक है कि हम किसी एनडीए से कैंडिडेट होंगे तो जीतेंगे, कोई नहीं रोके पाएगा। जहानाबाद से लड़ें, नवादा से लड़ें, मुंगेर से लड़ें, मुजफ्फरपुर से लड़ें, कहीं से हम लड़ेंगे तो जीतेंगे। अच्छा, मुंगेर से भी आप जीत जाएंगे? अरे काहे नहीं जीतेंगे। जो ये सब गमला में बांधे हुए शेर हैं ना, बरगद बनाए हुए, इस सब से भारी हम हर जात में। इसलिए कि मैंने मेरे राजनीतिक कैरियर को लोगों ने देखा है, मैंने किसी का हित नहीं किया। हित नहीं किया तो अहित नहीं किया। और ज़्यादा लोग जो हैं दारू वाले, बालू वाले, यही सब कैंडिडेट ना हैं। अब राजनीति में रह कहाँ गया है, बहुत कम लोग रह गए हैं जो समाजवादी धारा से जुड़ करके समाजवाद का मुखौटा भले ओढ़ लेते हैं। ये बात ज़रूर है कि हमारे खिलाफ बड़े पूंजीपति आते हैं। चूँकि मैं स्वामी शाहजहान सरस्वती, जॉर्ज फर्नांडिस, कर्पूरी ठाकुर की धारा के लोग रहा हूँ, और मैं संसद में भी मेरा 2-2 क्वेश्चन आज भी अनुत्तरित है। लाख करोड़ का घोटाला है, मुझे बहुत खरीदने की कोशिश की गई, तो जांच कर रहा है सीबीआई। तो हमारा अपना कार्य करने का स्टाइल है। जॉर्ज फर्नांडिस ने मुझे कुछ दिया है मंत्र, उसके हिसाब से काम करता हूँ और मैं आनंदित रहता हूँ। सर, आखिर में एक सवाल और, सवाल ये है कि आपसे चूक कहाँ हुई कि जहानाबाद से चूक गए आप? ये हमसे कहीं चूक नहीं हुई है, हमसे कहीं चूक नहीं हुई है। चूँकि हमारी लड़ाई नीतीश कुमार से थी। नीतीश कुमार से लड़ाई इसलिए थी कि जॉर्ज फर्नांडिस के साथ इन्होंने बिट्रे किया था, मैं साथ था। और उस लड़ाई को मैं लड़ रहा था कि जिस जमात में नीतीश कुमार रहेंगे उधर मैं नहीं रहूँगा। भाजपा से नीतीश कुमार का अलायंस हो गया तो मैं इंडिपेंडेंट हो गया। चूक कहाँ हुई? मैं आज भी कह रहा हूँ कि मैंने कोई गलत नहीं किया। ये हमारे समर्थक कहते हैं
कि रोज़ रोज़ पटिया बदल रहा है। हम कहे रोज़ रोज़ तो मुख्यमंत्री या मंत्री बनने के लिए लोग पलटू बन जाते हैं, तो उन पर कह नहीं करते जो पलटू पर पलटू मारते हैं। मैं तो सत्ता के फासिस्ट कैरेक्टर के खिलाफ, मैं सत्ता के अहंकार के खिलाफ लड़ाई लड़ता हूँ। मैंने कुछ प्राप्त करने के लिए, खोने के लिए लड़ाई लड़ा, जन आवाज बनने के लिए लड़ाई लड़ा। हमने तो बदला नहीं है कुछ। हमने बनाया, पार्टी बनाई, उपेंद्र कुशवाहा के साथ मिलकर के पार्टी बनाई। वो चले गए नीतीश कुमार के साथ, मैं नहीं गया, मैं जा सकता था। तो सवाल ये है कि मैं जिससे लड़ता हूं, गलत मान लेता हूं तो मान लेता हूं। आज भी मैं मानता हूं कि लालू यादव बेटर देन नीतीश, और लालू यादव फिर जाके मिल गए। लालू यादव का पार्लियामेंट में भाषण है कि हम तो 32 दांत हैं, जो होगा सो मैं कह दूंगा, लेकिन मेरा मुंह में दांत है। ये लालू जी का भाषण है, पार्लियामेंट में भाषण है, रिकॉर्डेड है। और नीतीश के आंत में दांत है जी। हेम्योपैथिक डॉक्टर जो हैं नीतीश कुमार के अध्यक्ष, ये क्या है कि हम तो हेम्योपैथ के हैं, ऑपरेशन करते हैं, इनका दांत निकालेंगे। ये घड़ी क्या कर रहा है? तो मेरा है कि मैं जो बोलता हूं सो करता हूं। मैंने कहा कि यदि फिर पलटू राम चले गए भाजपा के साथ तो मैं नहीं रहूंगा भाजपा के साथ। अदरवाइज नरेंद्र मोदी का मैं कई मामले में प्रशंसक हूं, कई मायने में प्रशंसक हूं, और पार्लियामेंट में भी बोला है और बाहर भी लगातार बोलते रहता हूं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने विरोध किया था 370 का जी, 35A का। ये बड़े संविधान के जो हैं, उनका जो डिबेट हुआ है, उस डिबेट को पढ़िए। अज्ञानता में लोगों को रखता। मैं तो कई सवालों पर कहता हूं कि गांधी से बड़े थे अंबेडकर। जिस कालखंड में अंबेडकर इस देश को टूटने से बचाया, वह मामूली बात नहीं था, मामूली बात नहीं था। उनके लोगों को किस तरीके से, जिस जमात को लीड कर रहे थे, जिस तरीके से प्रताड़ित किया जाता था, कोई विद्रोही हो जाता। उस समय कई भारत विरोधी ताकतें उनको तोड़ने के लिए, अपनी बात कराने के लिए, उसमें अंग्रेजों की बड़ी जमात थी जो लंदन में बैठा करके उनको पढ़ाता था। तो कहते थे अल्टीमेट माई कंट्रीज। तो बड़ा आदमी था, लेकिन अंबेडकर को लोग पढ़ते नहीं हैं और बकर बकर करना शुरू कर देते हैं। चलिए सर, जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ डॉक्टर अरुण कुमार जी, निश्चित तौर पे जो कहा है इन्होंने कि ये अपनी बातों पर अडिग रहने वाले, अटल रहने वाले व्यक्तित्व रखते हैं। निश्चित तौर पर ये नीतीश कुमार के एक ऐसे विरोधी हैं जो नीतीश कुमार जी के कारनामे हैं, जैसा कि इन्होंने बताया कि नीतीश कुमार जी के जो कारनामे हैं उसका विरोध ये करते हैं, उनके उन विचारों का विरोध करते हैं। अब देखना ये होगा कि जहानाबाद सीट से अगर चिराग पासवान की पार्टी यानी लोजपा रामविलास की पार्टी से टिकट मिलता है तो डॉक्टर अरुण कुमार जी वहां से फिर जनप्रतिनिधित्व करने के लिए अग्रगण्य हो सकते हैं। अब देखना ये होगा कि अन्य पार्टियों का रुख कैसा होता है, क्योंकि महागठबंधन में दो ऐसे नेता हैं जो जहानाबाद की सीट पर नज़र गड़ाए हुए हैं। वैसे में डॉक्टर अरुण कुमार को कितनी जो परेशानियां हैं उनसे सामना करना होगा, कैसे समीकरणों को बांधना होगा, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। बहरहाल बने रहें आप हमारे साथ।